हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरीके से मैटर जो हमारा था उस पर ये सवाल लगे कि आखिर जो हमारा मैटर है वो किस चीज़ का बना है, पदार्थ किस चीज़ का बना है। तो महर्षि कणाद, डेमोक्रेटिक्स आदि कई दार्शनिकों ने ये बात बताई कि ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम एटम कहते हैं। और इसी बात को लेते हुए जॉन डाल्टन साहब ने अपने एटॉमिक वाद को प्रस्तुत किया था, परमाणुवाद को प्रस्तुत किया था। आगे चल के ये समझ में आया कि उस एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल हैं। एटम के अंदर भी क्या है, कुछ पार्टिकल हैं। एटम होल सोल तो क्या है, मतलब एटम पूरी तरीके से तो न्यूट्रल है, लेकिन जब उस पर कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो ऐसा बिहेवियर करता है कि जैसे उसके अंदर कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, पार्टिकल्स हैं। तो इन सब चीज़ों पर जब गहन अध्ययन हुआ, उस पर रिसर्च किया गया, तो सबसे पहले ये काम जो है हमारे एक साइंटिस्ट थे, जो है एक साइंटिस्ट हैं जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर ने 1859 ईस्वी में, दोस्तों जूलियस प्लकर ने 1859 ईस्वी में एक विद्युत विसर्जन नली लिया। विद्युत विसर्जन नली क्या है कि एक कांच की ट्यूब होती है जिसमें वैक्यूम पंप लगा के इसके अंदर की सारी गैसों को बाहर खींच लिया। इसके अंदर की सारी गैसों को बाहर खींच लिया। जैसे आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि आपकी पेप्सी की बोतल है और जब उसमें से सारा पेप्सी हमने निकाल दिया और उसको ऐसे छोड़ दिया तो उसमें अब क्या भरा है, उसमें अब क्या भरा है, एयर भरा है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ हवा है ना। खाली गिलास में क्या है, हवा है। खाली गिलास में क्या है, हवा है। तो उस सारे हवा को किसी मशीन से निकाल दिया जाए तो उसे कहते हैं निर्वात, वैक्यूम से क्या कहते हैं, वैक्यूम। तो उन्होंने क्या किया, निर्वात पंप लगाया, सक्शन पंप, जो घरों घरों में सफाई करने के लिए देखते हैं हम लोग, उसमें यहाँ से सारी गैसों को बाहर निकाल लिया। सारी गैसों को दोस्तों जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ से इन्होंने देखा कि ये पूरी की पूरी गैस बाहर निकल गई। अब इसको बहुत अल्प दाब पर, है ना, बहुत अल्प दाब व उच्च दाब, उच्च वोल्टता, अल्प दाब व उच्च वोल्टता, लगभग 10,000 वोल्ट का करंट इसको जो है पास किया। 10,000 का करंट जो है क्या किया, इसको दोस्तों पास किया। तो यहाँ से उन्होंने देखा, जूलियस प्लकर ने यहाँ से देखा कि यहाँ से कुछ हरे रंग की किरणें निकल के यहाँ पे टकरा के प्रदीप्त उत्पन्न कर रही हैं। तो ये सोचा गया तो यार एटम तो न्यूट्रल है, तो एटम तो न्यूट्रल है तो ये क्या निकल रहा है, ये कैसी किरण निकल रही है। तो इस बात की एक्सप्लेनेशन जूलियस प्लकर साहब नहीं कर पाए। तो फिर इसके बाद काफ़ी दिनों बाद 1879 ईस्वी में, 1879 में साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स व जे थॉमसन। ये दोनों एक ही साथ थे, लेकिन जे थॉमसन का माना जाता है कि ज़्यादा रोल है, ये इनके गुरु थे, तो क्रेडिट तो जे थॉमसन को ही जाता है। जो जे थॉमसन बोलिए, थॉमसन बोलिए, एक ही चीज़ है। तो जे थॉमसन ने 1879 के आसपास इन पार्टिकल के गुणों का अध्ययन करना शुरू किया। जो जूलियस प्लकर ने ये सब सेटअप लगाया था, इस सेटअप के अंतर्गत जो यहाँ से रेज निकल रही थी उसको वो बता नहीं पाए कि आखिर ये रेज क्या है, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है। एटम आज भी न्यूट्रल है, पहले भी न्यूट्रल था, मतलब कोई आवेश पता नहीं चलता था। तो जे थॉमसन साहब ने जाते जाते बहुत सारा मेहनत करते 1897 में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन 1897 में जाके, मतलब लगभग आप मान के चलिए कि
ये इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया जाके ये है काफ़ी दिन बाद। मतलब रिसर्च तो एक दिन में तो होता नहीं है, रिसर्च या कोई खोज काफ़ी साल लग जाते हैं, 100 साल 50 साल है ना, 20 साल 25 साल, बहुत समय लग जाता है। एडिसन ने एक दिन में तो बल्ब बना नहीं दिया था, बहुत सारा समय लिया, 1200 बार फेल हुआ फिर बनाया। तो ऐसे ही काफ़ी दिनों बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। लेकिन उससे पहले जे.जे. थॉमसन साहब ने क्या किया, इन जो रेज निकल रही थी, किरणें निकल रही थी, इनको अध्ययन किया। इनका अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि इस तरीके का, जहाँ पर इसको कैथोड बोला गया, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। तो यहाँ से देखा गया कि यहाँ से कैथोड की तरफ से किरणें निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। इसलिए इसे क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। तो दोस्तों इसी कैथोड किरणों को आगे चल के इलेक्ट्रॉन का नाम सर जे.जे. थॉमसन ने दिया और इस इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के कारण ही इनको सर की उपाधि मिली और नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला। तो इसमें हुआ क्या दोस्तों, यहाँ से जब हाई वोल्टेज लगाया गया लो प्रेशर पर, तो यहाँ से यहाँ पर ये एक मेटल का रॉड है, आप समझ लीजिए, क्योंकि ये कैथोड एनोड क्या है, मेटल का रॉड ही है। इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो यहीं से वो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा था। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ से जो चीज़ें बाहर निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं वो क्या हैं, उनके गुणों का अध्ययन करने के बाद इसको स्पष्ट किया गया वो 1897 में विलियम क्रूक्स पर जे.जे. थॉमसन द्वारा। और काफ़ी रिसर्च के बाद 1897 में जे.जे. थॉमसन ने इन किरणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्यों दिया, आइए इसके गुणों पर चर्चा करते हैं। तो पहला गुण है दोस्तों कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें कहाँ होती हैं दोस्तों, सीधी रेखा में चलती हैं। ये मार्कर नहीं चल रहा है हमारा, हाँ चलो, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। एक गुण तो ये है इनकी कि कैथोड के किरणें जब भी चलेंगी, कैसे चलेंगी दोस्तों, सीधी रेखा में चलेंगी। इसकी जानकारी लेने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कुछ तो अपना इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट स्थापित कर दिया, इलेक्ट्रिक या चुंबकीय इन्वायरमेंट स्थापित कर दिया। तो कैथोड किरणें जो होती हैं क्या करती हैं, एक तरफ ये सीधी रेखा में जा रही थी, लेकिन जब यहाँ पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया गया तो ये धन प्लेट की तरफ क्या हो गया, मतलब इधर भी अप्लाई कर दिया गया, इधर भी, ये ऋण प्लेट हो गया, ये धन प्लेट हो गया। तो ये धन प्लेट की तरफ क्या हो गई दोस्तों, मुड़ गई। जो सीधी रेखा में जा रही थी वो धन प्लेट की तरफ मुड़ गई। तो ये समझ में आया कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, इनकी सीधी रेखा को भंग करना है। तो यहाँ पर जब विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया गया तो उसमें क्या हो गई, ये विक्षेपित हो गई। उसमें क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, इधर उधर हो गई। अब सीधी रेखा में चलती हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी दोस्तों ये चीज़ थी कि सबसे पहले यहाँ पर देखना था कि सीधी रेखा में चलने के लिए यहाँ से किरणें निकली सीधी रेखा में जा रही हैं। अब सीधी रेखा में जाके यहाँ पर इसको देखने के लिए कि पहले तो जब यहाँ पर जिंक सल्फाइड की परत लगाई गई तो सीधी रेखा में आके यहाँ पे ये क्या कर दे रही थी, प्रदीप्त उत्पन्न कर रही थी। सीधी रेखा में आके ये क्या कर रही थी, प्रदीप्त उत्पन्न कर दे रही थी। तो ये था कि सीधी रेखा में चल रही। परंतु जब इस पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया गया तो ये क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, क्योंकि इसका गुण कैसा था, निगेटिव चार्ज था। इसका गुण निगेटिव चार्ज था, इसलिए ये धन की तरफ क्या हो गई दोस्तों, मुड़ गई। इसके बाद यह किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए जे.जे. थॉमसन साहब ने इन किरणों के बीच में क्या कर दिया, एक छोटा सा व्हील रख दिया, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पहिया रख दिया। तो ये किरणें जब इस पर टकराई तो इस व्हील को घुमा दी। तो इससे इस बात की पुष्टि हुई कि जो किरणें हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, मतलब पार्टिकल से मिलकर बनी है। कैसे मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ न कुछ उस कणों का मास है, इस बात का भी चर्चा हुआ, क्योंकि किसी चीज़ को लाइट जाए तो घुमा नहीं सकती है ना, लाइट आए तो किसी चीज़ को घुमा नहीं सकती है। जब इस पर कोई कण ही पड़ेगा,
कर पड़ेगा तो उसको घुमा देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, कैथोड किरणें जो हैं वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। और मैंने पहले ही बताया कैथोड किरणें विद्युत के क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। फिर है कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं, वह फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं। मतलब जब कैथोड किरणें जाके किसी गैस पर पड़ती हैं तो उसको क्या कर देती हैं, आयनित कर देती हैं। और फोटोग्राफिक प्लेट पर जब पड़ती हैं तो भी क्या कर देती हैं, इसको प्रभावित कर देती हैं। जो फोटोग्राफिक प्लेट पुराने ज़माने में फ़ोटो खींचा जाता था, जब उस पर प्रकाश पड़ता था तो उसका फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो जाता था, ख़राब हो जाता था, उसमें कोई भी फ़ोटो आता नहीं था। उस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या कर देती है, कैथोड किरणें प्रभावित कर देती हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती हैं। तो कैथोड किरणों ये पता चला कि कण है ना, कण ये जब ये बार बार टकराएगा तो धातु की बहुत पतली पन्नी को भेद के आर पार निकल जाएगा। और अगला है दोस्तों कि कैथोड किरणें एक्स रेज उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं क्या करती हैं दोस्तों, वह एक्स रेज उत्पन्न करती हैं, एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। एक्स किरणें क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इन सब पर अध्ययन करने के बाद सर जे थॉमसन ने 1897 में ये बोला कि इन किरणों का गुण ऋणात्मक प्रकृति का है। ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं, ये सीधी रेखा में चलती हैं, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती है। इन सब गुणों का एक सामूहिक रूप से इन्होंने उस किरण का नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। उस किरण का नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब दोस्तों इसी में हम छोटा सा बात कर लेते हैं आपसे प्रोटॉन की खोज की, क्योंकि प्रोटॉन की खोज भी इलेक्ट्रॉन के बाद हुई। प्रोटॉन की खोज, देखिए दोस्तों प्रोटॉन की खोज में क्या हुआ कि सारा सेटअप एकदम ऐसा ही रहा, परंतु 1886 में जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट के बाद, विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन के सोच के बाद, गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, इसी सेटअप को लिया और यहाँ पर इन्होंने छिद्रित कैथोड लगा दिया। ये जो हमारा कैथोड है ये समझ लीजिए कि कैसा हो गया, छिद्रित कैथोड लगा दिया। तो यहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ से किरणें आके यहाँ पर चमक उत्पन्न कर रही हैं, यहाँ पर किरणें आके यहाँ पर क्या कर रही हैं, चमक उत्पन्न कर रही हैं। मतलब सारा सेटअप इन्होंने ही लिया, विद्युत विसर्जन ने ले लिया। मतलब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें कोई भी गैस नहीं थी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, उच्च वोल्टेज पर अल्प दाब पर जब देखा, हाई वोल्टेज किया, अब यहाँ से किरणें निकल के इस तरफ आ रही थी। तो इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें इसलिए आई क्योंकि उनको पता था कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो यदि ये लोग कह रहे हैं, जूलियस प्लकर ने अपने एक्सपेरिमेंट में, विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने, कि परमाणु के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अगर नेगेटिव चार्ज इधर से इधर चल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर चलेगा। तो इस सोच के कारण ही उन्होंने कि एटम न्यूट्रल होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी 100% होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरीके से सेटअप किया। तो अब ये चीज़ें ये इधर से इधर आ रही हैं, तो इन किरणों का नाम दिया गया कैनाल किरणें, या ये कैथोड से चल रही थी, एनोड से चल रही थी, तो इन्हों हम लोग एनोड किरणें भी नाम दिया गया, और इन्हें कैनाल किरण के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैनाल किरणों के गुण की बात करें, तो उनमें भी सारी यही गुण आते हैं, है ना। कैथोड मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी,
कैनाल किरणों के रूप में हो जाएंगी कि कैनाल किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, कैनाल किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं। फिर इसके बाद कैनाल किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। तो जब कैथोड किरण थी वो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में धन की तरफ विक्षेपित हुई थी, तो यह किसके तरफ विक्षेपित हो जाएगी, ऋण की तरफ विक्षेपित हो जाएगी, क्योंकि इसका जो व्यवहार है वो कैसा है, पॉजिटिव है। इसका व्यवहार कैसा है, पॉजिटिव है। कैनाल किरणें जो हैं, है ना, कैनाल किरणें भी गैसों को क्या करेंगे दोस्तों, आयनित करेंगी और फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देंगी, प्रभावित कर देंगे। फिर इसके बाद कैनाल किरणें भी धातु की पतली पन्नी को भेद के आर पार चले जाएंगी और कैनाल किरणें भी आपके एक्सरेज उत्पन्न करेंगे। तो एक के साथ यहाँ पर एक मुफ्त आपको मिला कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ जूलियस प्रकार और इन सब के साथ। उसी के विपरीत जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो ये पता किया गया, ये पता मतलब ये दिमाग में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है कोई परमाणु के अंदर, तो डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो उसी के रिस्पेक्ट में इस तरीके से प्रोटॉन की भी खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने किया। लेकिन इसकी आगे चल के व्याख्या 1921 में हमारे वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड साहब ने किया। तो किसी किसी बुक में आपको गोल्डस्टीन मिलेंगे प्रोटॉन की खोज को करने वाले, और कहीं कहीं आपको 1921 में रदरफोर्ड साहब मिलेंगे। तो वैसे देखने के लिए ये देखा जाता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं वो थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन के चैडविक साहब हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज पर हल्का सा आउटलुक लिया, चर्चा किया। इसके बाद हम लोग न्यूट्रॉन की खोज की बात करेंगे, फिर आने वाले परमाणु मॉडलों की बात किया जाएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।